एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, है ना हमारा जो टॉपिक है अब, फर्म में नए पार्टनर का एंटर होना। तो अभी तक हमने फंडामेंटल्स पढ़ लिए पार्टनरशिप के, उसके बाद हमने पढ़ा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करने पर क्या होता है, नया रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद फर्म में आता है नया पार्टनर। तो नया पार्टनर कब आ सकता है, पहली चीज़ तो उसका सबसे पहला रीज़न कि एक तो उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा हो, पुराने पार्टनर्स का एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा हो, अब वो चाह रहे हैं कि किसी को नया पार्टनर बना लें और उसमें बाकी सब लोग एग्री हों तो नया पार्टनर आ सकता है। और सब एग्री नहीं है तो या तो वो पार्टनरशिप ख़त्म कर दें, या अगर सब एग्री हैं कि नहीं हम सब तो काम करना चाहते ही हैं लेकिन एक और को पार्टनर ले लेते हैं, तो वो पार्टनरशिप नई तरह से शुरू हो जाती है। अब पार्टनरशिप में ज़रूरत क्यों पड़ती है नए पार्टनर की, है ना। नीड ऑफ अ पार्टनर और कंडीशंस ऑफ एडमिशन, ये हमारे टॉपिक में है। यस, एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट, टू गेट कैपिटल, है ना, बिजनेस रिक्वायर्स एक्सपांशन, रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल, देयरफॉर टू मेक अप रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड। पहला नीड होती है नए पार्टनरशिप में कैपिटल की। अगर आपको कैपिटल चाहिए और आपके पास जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके पास इतनी कैपिटल नहीं है लेकिन किसी काम को करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उससे नया पार्टनर एंटर हो जाता है। सेकंड इज़ टू इंक्रीज मैनेजरियल एबिलिटी। कभी कभार क्या होता है कि लोग बिजनेस में टाइम नहीं दे पाते, जब वो टाइम नहीं दे पाते तो उनके मैनेजमेंट और बिजनेस के ऑपरेशन सही से नहीं चल पाते, तो उसके लिए भी वो ऐसा पार्टनर रख लेते हैं जो बिजनेस को मैनेज भी कर ले और उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो वो अच्छे से उस काम को कर ले। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक रीज़न ये भी होता है कि कभी मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो गया या डेथ हो गया, उसकी जगह किसी को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए हम एडमिशन कर लेते हैं। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, कभी कभार कोई ऐसा स्किलफुल बंदा होता है जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए काम आता है, तो इस टाइप के बिजनेस में आप किसी को पार्टनर बना सकते हो। फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की ग्रोथ के लिए गुडविल, प्रॉपर रेपुटेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सन कैन बी एंटरटेन, ऐसा पार्टनर जिसकी बहुत अच्छी गुडविल हो, बहुत अच्छा जिसका पूरे तरीके से मार्केट में इज्जत हो, रेपुटेशन हो, तो वो पार्टनर को अगर हम बिजनेस में हमारे साथ जोड़ लेंगे तो हमारा बिजनेस भी उससे ज़्यादा अच्छे से चलने लगेगा। इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, अगर हमारे को हमारा बिजनेस फॉरेन में एक्सपांड करना है, विदेश में पहुंचाना है, तो उसके लिए हम विदेश से किसी को पार्टनर बना सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस की ग्रोथ ऐसी होती है जो सिर्फ सीमित नहीं होते कंट्री तक, वो विदेशों में भी चलते हैं। जैसे अमेज़ॉन है, तो अमेज़ॉन इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, ऐसे बहुत सारे फूड चेन्स हैं, बहुत सारे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं जो पूरे, जैसे उबर है, उबर है ना, टैक्सी, ओला और उबर, तो ओला तो इंडिया का है, उबर अमेरिका का है, तो लेकिन है अमेरिका का, इंडिया, जापान, जगह जगह चल रहा है बिजनेस। टू अवॉइड बिजनेस कंपटीशन, अब क्या है, एक जैसे पैरेलल बिजनेस वाले कोई पार्टनर बना लो तो कंपटीशन खत्म। सेम जो बिजनेस आपके साथ एक और कर रहा है, मान लो वो दोनों पार्टनर हो गए तो उनका कंपटीशन ही खत्म, दोनों ज़्यादा कमा लेंगे, है ना। तो ये पार्टनरशिप में ज़रूरतें पड़ती हैं जिसकी वजह से हम पार्टनरशिप करते हैं। अब कंडीशंस क्या हैं, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्शन कैरिड आउट बिफोर हिज और एडमिशन। If the partner accepts the responsibility in writing only when he will be responsible. After admission, she is a part of all activities of the firm, subject to the restrictions imposed by the agreement of partnership. कोई भी पार्टनर बनने के पहले फर्म ने जो भी काम किए हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है नया पार्टनर। जैसे हम गाड़ी खरीदते बेचते हैं, उसे ऐसे समझो, आप किसी को सेकेंड हैंड बाइक बेच रहे हो और आपने एक्सीडेंट कर रखा है उस बाइक का, अब जो नया ले रहा है वो केस लड़ेगा कि आप लड़ोगे, है ना। तो रूल क्या कहता है कि उसे एग्रीमेंट कराना पड़ेगा कि भैया आज मैं आपके बाइक ले रहा हूँ, तो आज से पहले इस बाइक के ऊपर जितने भी केसेस होंगे सब होंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार हो, मैं नहीं। तो ऐसी पार्टनरशिप में होगा। मान लो यहाँ पे कोई स्कैम हुआ है, कोई धोखा हुआ है, वो पार्टनर थोड़ी उसके पैसे देगा क्योंकि वो तो नया है, ठीक है। राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर, उसके राइट्स क्या क्या होंगे, राइट ऑन द बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी में क्योंकि अब वो बिजनेस का पार्टनर हो गया है तो सारी एसेट्स बिजनेस की वो भी देख सकता है ना।
अगर बिजनेस में एसेट्स लेकर भी आएगा, वो बिजनेस की लायबिलिटीज को भी मैनेज करेगा, सब चीजें वो देख सकता है। इधर चला गया वो। एक राइट टू शेयर प्रॉफिट, मेन किस लिए आ रहा है वो? प्रॉफिट के लिए। तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग करना ये उसका राइट है। न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। ये हमने पढ़ा अभी, सेक्रीफाइस और गेन। जब कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर अपने शेयर में से उसे शेयर देंगे, तो वो सेक्रीफाइस करेंगे। उसकी वजह से ओल्ड पार्टनर का जो शेयर है वो कम हो जाएगा। वो गुडविल और सुपर प्रॉफिट का शेयर भी सेक्रीफाइस करेंगे, विच दे अर्न आफ्टर लॉट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड डिवोशन, जो उन्होंने बहुत टाइम से कमाया है। Therefore, old partners take some amount of compensation from the new partner for their past work. अब आगे पार्टनर को गुडविल और सारी चीज़ें शेयर करना पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेंगी। उन्हें तो नुकसान है, किन्हें? ओल्ड पार्टनर्स को, जो पहले से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक अमाउंट कंपनसेशन का नए पार्टनर से बोलते हैं कि तुम जब बिजनेस में आ रहे हो तो तुम ये लेकर आओ। समझ गए? उन्होंने मेहनत करके 5 साल में गुडविल बनाई, उस गुडविल के नाम पे वो कमा रहा है। अब नया पार्टनर 6th ईयर आया, वो भी उसी अमाउंट से कमाने लग गया, तो 5 साल वालों को अखरेगा ना कि हमने 5 साल में इतनी गुडविल बनाई जिसकी वजह से फर्म चल रही है, और ये 6th ईयर से आके हमारे बराबर प्रॉफिट लेने लग गया। तो इस वो अखरे नहीं। उसके लिए वो क्या करते हैं, नए पार्टनर से बोलते हैं कि तुम जब आओ तो गुडविल वगैरह और कैपिटल का पैसा लेकर आओ, ताकि अपन सब बराबर के पार्टनर बन जाए। रेशो अलग अलग हो सकता है उनका, लेकिन वो उससे शेयर मंगाते हैं, गुडविल का, कैपिटल का, सबका, है ना। मेन एडजस्टमेंट्स क्या आएंगे इसमें, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जब आएगा तो वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके आने से फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगा, जो हमने गारंटी वाले क्वेश्चन में करा था ना। 2 पार्टनर थे, तीसरा एडमिट हुआ, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल की अकाउंटिंग सबसे मेन रहेगी कि गुडविल जब वो लेकर आएगा तो उस गुडविल को पुराने पार्टनर क्या करेंगे उस पैसों का। एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, एडजस्टमेंट करना है, रिवैल्यूएशन करना है असेट्स और लायबिलिटीज का। अब रिवैल्यूएशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन, रिम्यूनरेशन नहीं, ये रिवैल्यूएशन, वापस से वैल्यू करना। वैल्यूएशन मतलब किसी चीज़ की कीमत लगाना, पता। रिवैल्यूएशन मतलब वापस से उसकी कीमत लगाना। अब क्यों करते हैं रिवैल्यूएशन? क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो फर्म जो है ना अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यू करती हैं, क्योंकि वही बात है कि अब जो फर्म कमाने जाएंगी करेंगी उसमें ओल्ड पार्टनर का कोई रोल नहीं रहेगा। तो पुराने अगर कोई नुकसान है या पुराने कोई फ़ायदे हैं तो वो भी किसके रहते हैं? ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर उसमें कोई काम नहीं करता, तो वो रीवैल्यूएशन करती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉस, ये मैंने आपको बताया था। पहले के कोई प्रॉफिट पड़े हैं हमारे पास बैलेंस शीट में, पहले का कोई जनरल रिजर्व पड़ा है, तो इस पर राइट किसका है? ओल्ड पार्टनर का। तो ये इसे भी बांट लेंगे, उसे नहीं देंगे ये कि उसने थोड़ी ना ये इकट्ठा करा था, तो वो क्या उसके आने से पहले ही वो अपने अपने खातों में उस पैसे को ट्रांसफर कर लेंगे। एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स आर नेसेसरी, कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर, ये हम उसमें भी पढ़ चुके हैं। अगर वो गारंटी देते हैं मिनिमम प्रॉफिट की तो ये भी इसमें आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, देखो जब भी कैपिटल लेकर आएगा पार्टनर, हमको क्या जनरल एंट्री करना रहेगी, ये इसमें लिखा है कि न्यू पार्टनर पैसे लेकर आता है इन्वेस्टमेंट के, है ना। तो ये जनरल एंट्री आपको बार बार आएगी। कैश लेकर आया तो कैश डेबिट हो जाएगा, है ना। अगर वो कैश नहीं लेकर आया, खाते में पैसे डाल दिए उसने फर्म के, बैंक में पैसे डाल दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब वो पैसे ही लेके नहीं आ रहा है, वो क्या बोल रहा है, मेरे पास तो ये मशीन है, ये दुकान है, ये बिल्डिंग है, ये फर्नीचर है, ये एसेट है, मैं पैसों की जगह ये ले आता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। और उन पार्टनर को ये बात जम रही है कि हाँ ठीक है, हम इसको पैसे से ये वैसे ही खरीदने वाले थे तो इससे ही ले लो, तो ये एसेट लेकर आएगा तो एसेट भी डेबिट। अब ये सब चीज़ें क्रेडिट कहाँ होंगी? क्योंकि ये लेके कौन आ रहा है? न्यू पार्टनर। असेट्स एंड कैश ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर लिखा है इसमें, समझ गए इस एंट्री को। कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, जो भी लेकर हमने फर्स्ट एंट्री करी थी 11th क्लास में, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो हम उसको करते थे कैश टू कैपिटल, क्योंकि वहाँ पार्टनर तो था ही नहीं दूसरा,
एक ही दुकानदार था, एक ही मालिक था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टनर है, तो हम उसका नाम लिखेंगे, अमित है, सुमित है, दिनेश है, महेश है, जो भी नाम होगा, ए है, बी है, सी है, केस टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। तो ये एक रफ एंट्री उसकी होगी, है ना। ठीक है। समटाइम न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म बाय ब्रिंगिंग हिज और ऑलरेडी कंटिन्यूइंग बिजनेस। इन दिस न्यू पार्टनर बिसाइड्स ब्रिंगिंग असेट्स आल्सो ब्रिंग लायबिलिटीज। Assets are debited and liabilities are credited if the debit amount is more than the credit amount, then the difference is considered as capital. If the capital is already given and debit side is short, then difference is considered as cash। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि कभी वो पहले से कोई बिजनेस कर रहा है और अपना पूरा बिजनेस को अमलगमेट कर रहा है, हमने पढ़ा था ना अमलगमेशन, तो उस कंडीशन में यहाँ पर वो एसेट्स भी लेकर आएगा तो डेबिट हो जाएंगे, और अगर वो लाइबिलिटीज़ भी साथ में लेकर आएगा कि मुझे फलाने के 2 लाख रुपये देना है, 5 लाख रुपये देना है, तो उसकी लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। अगर जहाँ पर शॉर्ट होगा, अगर लाइबिलिटी में शॉर्ट है तो यहाँ पर उसकी पार्टनर्स कैपिटल से वो पैसा आ जाएगा, और कैश में शॉर्ट है तो कैश में लिखा जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आ जाओ आप यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो निकलेगा उसमें कैसे चेंजेस होंगे। When a new partner is admitted in the partnership, the old partner sacrifice, ये आपको पता है कि जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने सेक्रीफाइस करेंगे ही करेंगे। बस हमें कंडीशन में ये देखना है कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। या तो कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ना, गारंटी में पढ़ा था ना कि बी ने बोल दिया कि सी की गारंटी मैं दूंगा, ऐसे यहाँ पे भी होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ए ने बोल दिया कि इसको पूरा शेयर जितना भी इसका है मैं दूंगा, तो फिर बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर इक्वल रेशो, दोनों बराबर सेक्रीफाइस कर रहा है तो इक्वल में सेक्रीफाइस हो जाएगा। अनइक्वल रेशो में सेक्रीफाइस कर रहा है मतलब वो क्वेश्चन में दिया होगा कि 3:2 में कर रहा है कि 4:3 में कर रहा है। सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स रिमेन अनचेंज। ये जो कंडीशन हमने अभी पढ़ी है कि हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे और बचे हुए का मल्टीप्लाई कराएंगे उनके पुराने शेयर में, जब उनका कोई रेशो गिवन नहीं होगा। व्हेन डेफिनाइट सेक्रीफाइस ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन, और जब ये लिखा होगा कि ये 3/2 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 5/2 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये 5 कंडीशंस बनेंगी जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। इन 5 कंडीशंस पे ही हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर गुडविल पर आएंगे कल, ठीक है। चलिए कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस अपनी उससे अच्छी हो जाएगी। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 3:2। दे एडमिटेड सी एज ए 1/5 शेयर। उन्होंने सी को किस लिए एडमिट किया, 1/5 शेयर के लिए। फाइंड आउट द न्यू रेशो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमें क्या निकालना है। अब इसमें हमें ये नहीं दे रखा है कि बी कितना दे रहा है, ए कितना दे रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें इसमें हमें नहीं दे रखी हैं। हमें क्या दे रखा है कि उनका पुराना ये था, सी इतने में आया, तो इस कंडीशन को हम जो बोलते हैं उसका हम क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, ए बी का जो रेशो है वो है 3:2, ठीक है। सी आया है किसके लिए, 1/5 शेयर के लिए। बस इतनी सी चीज़ गिवन है ना गोविंद, अमन, इजीली समझ आ जाएगा। 3:2 ओल्ड है, 1/5 है, ऐसा। रिमेनिंग शेयर निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है कि फर्म के पास कितना बचा, तो रिमेनिंग शेयर को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फर्म्स के शेयर में से हम न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देते हैं। मान लो फर्म के पास 100 रुपये हैं और 20 रुपये उनने नए पार्टनर को दे दिए। अब पुराने को कितने बचे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो वही यहाँ पे हो रहा है। फर्म का शेयर जो है वो हमेशा क्या होता है, 1। नया पार्टनर का शेयर 1/, वो हमेशा हमें पता होता है। अब इसको हम डिनोमिनेटर में क्या मानेंगे, 1। आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 1 से 5 को 5 बार, तो यहाँ 5, 5 से 1 बार, तो यहाँ 1, 4/। रिमेनिंग शेयर क्या निकला, 4/। समझ आ गया, किसी को डाउट है इसमें कैसे निकला, अमन आ गया, मोहित, राज, ठीक है। अब हमें निकालना है इसके बाद न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स के नए शेयर निकालना है। तो पहला पार्टनर क्या था, ए। इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड
रेशो मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग शेयर। ये स्टेप ध्यान रखोगे तो गलत नहीं होगा। ओल्ड रेशो क्या है, ए का 3/5। हम यहाँ कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उनका शेयर मल्टीप्लाई करा रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर सबके सही हो जाए। और रिमेनिंग क्या बचा, 4/, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हमेशा सीधा सीधा होता है ना, एलसीएम मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे। 4 3 5 5 12/25। सेम बी के लिए करो आप। बी का ओल्ड क्या था, 2/5। रिमेनिंग क्या है, 4 2 5 5। सी किस लिए आया था, अब इस डिनोमिनेटर को 25 करना पड़ेगा इक्वल, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 25 है 5, तो 5 5 25, 1 5 12 8 5 12 8 5। नया शेयर आ गया। इट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि पहले जो फर्म थी वो किसकी थी, ए और बी की, अब किसकी है, ए बी सी। 12 8 5 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम लिख ले आए साइड में हम, व्हेन म्यूचुअल रेशो अनचेंज। जब म्यूचुअल रेशो अनचेंज रहता है, मतलब आपके पास सिर्फ गिवन क्या है, 3-2 में शेयर थे, नया पार्टनर आया, बस इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, उससे भी हमने नया रेशो निकाल दिया। तो इस कंडीशन में जब कोई पुराने पार्टनर का रेशो अनचेंज रहता है। हाँ।